Hello everyone, my name is Priyanka Rajpurohit. I have cleared my JRF in December 2024 with All India rank 25 and now I am a PhD scholar. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या डिफरेंस होता है तीनों कैटेगरी का, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, जो कि है ओनली पीएचडी की कैटेगरी, नेट की कैटेगरी और जेआरएफ की। तो क्या डिफरेंस होता है, अगर आपका ओनली पीएचडी होता है तो इसका क्या मतलब है, ओनली नेट होता है तो क्या मतलब है, एंड जेआरएफ होता है तो इसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक्स में ये है कि 3 कैटेगरी में ये जो चीज़ें होती है हमारी ओनली पीएचडी, नेट और जेआरएफ, ये डिवाइडेड होता है। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी नंबर 1 कैटेगरी आती है जेआरएफ की कैटेगरी। अगर आपका जेआरएफ हुआ है तो आप कैटेगरी 1 में आते हैं, क्योंकि जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे कॉलेजेस के पीएचडी के लिए तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया हुआ होता है कि किस कैटेगरी को प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो जेआरएफ की होती है, जो सेकेंड कैटेगरी है वो नेट की होती है, एंड जो थर्ड कैटेगरी है जो कि रिसेंटली 2024 में ही नई आई है वो है ओनली पीएचडी की कैटेगरी। तो चलिए इन तीनों को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं थर्ड नंबर कैटेगरी पीएचडी से। तो अगर आप क्वालिफाई करते हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है और आपके स्कोर कार्ड में लिखा हुआ आएगा क्वालिफाइड फॉर ओनली पीएचडी। ओनली पीएचडी का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है, बट आप पीएचडी कर सकते हैं एक बार के लिए। अगर आपको कहीं एडमिशन मिल रहा है तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, और साथ साथ में अगेन आप नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर उसमें आपका नेट क्लियर हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्यूचर के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। तो अभी हम बात कर लेते हैं हमारी कैटेगरी नंबर 2 की, जो कि आती है नेट की कैटेगरी। तो नेट में क्या होता है, अगर आपका नेट क्लियर है, अगर आपके स्कोर कार्ड में लिखा हुआ आ रहा है कि यू क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी, मतलब आप पीएचडी भी कर सकते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, मतलब आप पीएचडी के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ट्राई कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जैसे कि आप चाहें कि नहीं मुझे पीएचडी नहीं करनी है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप जो है वैकेंसीज जो भी आती हैं कॉलेजेस की आप देख सकते हैं, और वहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी जगह पे पीएचडी वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, बट काफ़ी जगह पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं सिर्फ नेट के द्वारा, मतलब आप एलिजिबल हैं, बट काफ़ी जगह पे पीएचडी वालों को प्रेफरेंस देते हैं, बट काफ़ी जगह पे वो जिसका नेट क्लियर है वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर आपको लेते हैं। तो आप इंटरव्यूज़ वगैरह देख सकते हैं अगर आपको पीएचडी नहीं करनी है तो, ठीक है। इस रिलेटेड काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे। एक और चीज़ होती है, मतलब जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट लेवल एग्जाम्स जो होते हैं, वो भी अगर आपका नेट क्लियर है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर का, जैसे अगर राजस्थान का है तो आप आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से हैं तो अपने स्टेट के एग्जाम के लिए आप नेट के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ स्टेट नहीं, आप ओवरऑल किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ अपना स्टेट ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना है, भले वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाला एग्ज़ाम है, तो आप अगर आपका नेट क्लियर नहीं है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, जब तक आपका रिजल्ट आ जाए ना तब तक आपका नेट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक बेसिक एलिजिबिलिटी होती है नेट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो नेट और जेआरएफ के बीच में बस डिफरेंस ये है कि जेआरएफ में आपको यूजीसी की तरफ से स्टाइपेंड मिलता है, जो कि होता है 37,000 पर मंथ, ठीक है। तो इसके साथ साथ और भी कॉन्टीजेंसी मिलता है, आपको एचआरए वगैरह मिलता है। तो पूरी जो जेआरएफ की डिटेल है वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी, बट अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि जेआरएफ मतलब आपको स्टाइपेंड मिल रहा है। और जेआरएफ के 2 मेन फ़ायदे यही होते हैं, एक आपको स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है, एंड सेकंड थिंग ये कि आप कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपको अगर अच्छी जगह अप्लाई करना है तो वो यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल सकती हैं जेआरएफ के थ्रू। ऑब्वियसली आपका इंटरव्यू भी होगा, बट अगर आपका जेआरएफ है तो काफ़ी जगह जेआरएफ वालों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, नेट या पीएचडी वालों को करते भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है मैं और किसी वीडियो में डिस्कस करूँगी कि नेट वालों को भी कहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कहाँ इसके बराबर जो स्टाइपेंड है जितना जेआरएफ का होता है उतना भी मिल सकता है, तो वो मैं आपको बाद में शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। एक बात आती है वैलिडिटी की, जैसे कि अगर आपका ओनली पीएचडी हुआ है, आपने जून 2025 का दिया था अटेम्प्ट और उसमें आपका अगर ओनली पीएचडी हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 1 साल तक, मतलब जून 2025 का जब भी रिजल्ट आया, जैसे अगर अगस्त में रिजल्ट आया तो अगस्त 2026 तक वो आपका वैलिड है। तो उस 1 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में
कोई भी यूनिवर्सिटीज़ जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आपको एडमिशन ले लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं आपका वो कोई काम का नहीं है, ओनली पीएचडी वाला। अभी हम लोग बात कर लेते हैं नेट की वैलिडिटी के बारे में। तो नेट आपका जो है वो लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। मतलब अगर आपका एक बार नेट हो जाता है तो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। बट 1 साल के अंदर अंदर आपको पीएचडी में एडमिशन ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप गैप लेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट ही ना करें यूनिवर्सिटीज़ वाले, या हो सकता है आपको इंटरव्यू में वो रीज़न पूछेंगे, एक वैलिड रीज़न अगर आपके पास है कि आपका नेट 1 साल पहले हो गया है और आपने एडमिशन क्यों नहीं लिया, तो अगर आपके पास रीज़न है तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 1 साल के अंदर अंदर एडमिशन ले लेना चाहिए। जो जेआरएफ है वो 3 साल के लिए वैलिड रहता है। तो 3 साल के अंदर अंदर आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको यूजीसी की तरफ से जो स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ वो मिलेगा। अगर 3 साल तक आप नहीं लेते हैं तो मतलब आपका जेआरएफ भी एक्सपायर हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एडमिशन जितना जल्दी हो सके आप ले लीजिए, ठीक है। एक और जो डाउट है, मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे हैं उससे रिलेटेड, कि अगर हमने एडमिशन ले लिया, हमारा सिर्फ नेट हो रखा था, अब मेरा 1 साल पीएचडी को हो गया है और मेरा जेआरएफ 1 साल बाद क्लियर हुआ, तो मुझे स्टाइपेंड कब से मिलेगा? जब से मैंने पीएचडी स्टार्ट करी है तब से मिलेगा या बाद से? तो देखिए, आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया, आपने 1 साल तक आप पीएचडी में हैं, आपका नेट क्लियर हुआ था, आपने एडमिशन लिया, आप पीएचडी कर रहे हैं, और अब ऐसा है कि 1 साल के बाद आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, आपने एग्ज़ाम दिया, आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है। तो जब आपका जेआरएफ क्लियर हो, आपका जो रिज़ल्ट आएगा ना, तो उस मंथ के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मान लो कि आपने लास्ट ईयर जुलाई 2024 में आपने एडमिशन ले लिया था। अब जून जो 2025 वाला है, 1 साल के बाद आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे अगस्त, सितंबर जब भी इसका रिजल्ट आया था तो उसके बाद से आपको स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले जो 1 साल जा चुका है उसका स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा। और जेआरएफ का जो स्टाइपेंड है वो 5 साल के लिए मिलता है। अगर आप पीएचडी 3 साल में ख़त्म कर लेते हैं तो 3 साल तक आपको मिलेगा। अगर आपकी 4 साल चलती है तो 4 साल तक, 5 साल तो 5 साल। अब अगर आप उसको और एक्सटेंड कर लेते हैं, जैसे कि आपकी पीएचडी 5 साल में भी ख़त्म नहीं हुई और आपका थेसिस वगैरह कुछ, तो उसका थेसिस का काम बाकी रह गया, तो अब 6 साल लग रहे हैं, तो 6 साल तक आपको जेआरएफ का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपको 5 साल तक मिलता है। काफ़ी लोगों के दिमाग में एक और डाउट आता है कि क्या हम पहले कहीं और से पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं क्या, और अगर हमारा नेट या जेआरएफ हो सकता है तो हम यूनिवर्सिटी स्विच कर सकते हैं क्या? तो येस, ये वैलिड है, ये पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि अगर आप यूनिवर्सिटी स्विच कर रहे हैं तो प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। बट अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जिस यूनिवर्सिटी में हैं और आपको एडमिशन कहीं और बहुत अच्छी जगह पे मिल रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा डिफरेंस है दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, तो आप अपनी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्विच कर सकते हैं। हो सकता है कि आप जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, जैसे आपने 1 साल अपना यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया है और दूसरी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि आपको स्टार्टिंग से सब कुछ करना पड़ेगा, मतलब कोर्स वर्क हो गया है और वो बोल रहे हैं आपको फिर से कोर्स वर्क करना पड़ेगा। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है कि वो आपको जहाँ से आप यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं वहीं से स्टार्ट ना करके आपको फिर से पूरा पढ़ना पड़े, तो वो चीज़ हो सकती है, आपको प्रोसीजर पूरा फिर से फॉलो करना पड़ सकता है। ये एक थोड़ा सा, अगर आप जेआरएफ है, अगर आपका जेआरएफ क्लियर है तो एक ये प्रोसेस जो है, आपकी जो फंडिंग आती है, क्योंकि आपका स्टाइपेंड यूजीसी से आता है, तो आपको इस यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होने के लिए वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। बाकी हाँ, आप लोग अगर चाहे तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने जितनी नेट, जेआरएफ और ओनली पीएचडी से रिलेटेड जो थी चीज़ें, आई थिंक मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, एंड मैं आपका जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करूँगी। विद इन अ डे मैं सबको रिप्लाई कर देती हूँ। तो जो भी कॉमेंट है और भी कुछ इश्यूज़ हैं तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। एंड मैंने अपने पेपर 1 के नोट्स जो हैं वो भी शेयर किए हैं मेरे टेलीग्राम पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हैं अगर आप नए हैं तो, ठीक है। अगर आपका जो है नेट, ओनली पीएचडी या जेआरएफ क्लियर हो चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड मैं आपके साथ जल्दी वीडियो शेयर करूंगी दैट हाउ आई क्लियर आईआईटीज़ इंटरव्यू एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू। तो उसके लिए, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।